नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। एक बार फिर हम आपके बीच हैं आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं सपनों के आशियाने को लेकर। आखिर किस तरह से आप अपना घर पा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये त्योहार अपने आशियाने में आप मनाएं, तो फिर घर खरीदने से पहले किन बातों पर गौर किया जाना चाहिए, कौन से ऐसे कानूनी पहलू हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए, क्या वास्तु का रोल भी कहीं नए घर में होता है, घर में किस तरह की सजावट होनी चाहिए, आप ऐसा क्या करें कि कोई बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर आपसे छलावा नहीं कर सके, जिस घर में आप बसेंगे क्या वहां जाने से पहले तय कर सकते हैं कि चैन की नींद आपको मिल पाएगी। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आज इस खास पेशकश के जरिए हम टटोलने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। आप भी बने रहिए बिग फाइट लाइव की इस खास पेशकश घर हो तो कैसा में। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए अनुकंपा ग्रुप के डायरेक्टर गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सेंट्रल स्पाइन ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और साथ हैं धानुका ग्रुप के डायरेक्टर हितेश धानुका जी और वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। सपनों के घर को लेकर हर आम आदमी की तमन्ना होती है। हर किसी के बूते की बात नहीं है कि वो एक जिंदगी में कई घर बना सके। ऐसे में गाड़ी कमाई के साथ साथ सपनों का आशियाना बनाने से पहले सावधान रहने की जरूरत ज्यादा होती है। पर सवाल है कि सावधानी कहां बरती जाए। क्या किसी भी सौदे से पहले आपने जमीन से जुड़े कानूनी पहलू टटोले हैं? क्या प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत का पता लगाया है? क्या कॉलोनाइजर की हिस्ट्री बेदाग है? और क्या आपसे किसी तरह के अतिरिक्त शुल्क तो नहीं वसूले जा रहे? अगर घर खरीद भी लिया है तो इससे आगे की दौड़ भी काफी है। आपको घर में लगने वाली एसेसरीज को लेकर भी बाजार पर पूरी नजर रखनी होती है। खास तौर पर फ्लोर में इस्तेमाल टाइल और मार्बल किस क्वालिटी की है? बाथरूम और बिजली की फिटिंग क्या क्वालिटी प्रोडक्ट से तैयार है? दरवाजे हो, खिड़कियां हो, क्या सुरक्षा के मापदंडों को पूरा करते हैं? और घर में लगने वाला फर्नीचर का कहीं आप महंगा सौदा तो नहीं कर रहे? आप सोच रहे होंगे कि ये तो बुनियादी बातें हैं और हर कोई इन छोटी छोटी बातों का ख्याल जरूर रखता है, लेकिन यहाँ भी आपकी बारी है कि आप जागरूक बने, हर जानकारी को क्रॉस चेक कराएं और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही सौदा तय करें, क्योंकि हर घर कुछ कहता है और आपका घर बोलना चाहिए कि आप खुश हैं। आखिर सवाल सपनों के आशियाने का है। पंडित मुकेश शास्त्री जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। आपसे जानना चाहता हूँ कि दीपावली का त्यौहार है, लोग अमूमन ऐसे में अपने नए घरों पर साल भर इंतज़ार करते हैं शिफ्ट होने से पहले। ये एक मौसम, क्या ज्योतिष कहता है, क्या वास्तु कहता है कि इसी दौर में लोग ज़्यादातर गृह प्रवेश करते हैं, और क्यों बेहतर होता है ऐसा? जी, ऐसा कहा जाता है कि गृह प्रवेश के बाद में जो प्रथम त्यौहार होना चाहिए वो दीपावली होना चाहिए। कभी भी होली अगर पहला त्यौहार पड़ता है तो उसको शुभ नहीं माना जाता है, और दीपावली चूँकि लक्ष्मी जी का त्यौहार है तो ये शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है कि आप दीपावली से पहले धनतेरस के दिन यदि आप अपना गृह प्रवेश करते हैं तो निश्चित तौर पे वो घर जो है वो आपको शुभ परिणाम देता है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि दिशा मानव की दशा को बदल सकती है, तो यदि आपने दिशाओं का ध्यान रख के अपना घर खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, तो निश्चित तौर पे आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि अगर वो वास्तु सम्मत नहीं है तो नाना प्रकार के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। चलिए, मैं अरविंद जी आपके पास आता हूँ। सेंट्रल स्पाइन से आप जुड़े हैं। सेंट्रल स्पाइन को एक रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है। पूरा विद्याधर नगर बात की जाए तो कहते हैं कि चंडीगढ़ की तर्ज पर बसा है, बहुत व्यवस्थित है, और जयपुर का रोल मॉडल इसी तरह होना चाहिए। एक खूबसूरती वहाँ पर है। इस त्यौहार की अब बात की जाए तो आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि कौन सा ऐसा माहौल होता है जो रहने के लिए बेहतर होता है, और ख़ास तौर पर बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स उस बात का ख्याल रखते हैं, और
जो घर खरीदते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए? बेहतर माहौल की बात करें तो एक परिवार की जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, बच्चों को खेलने के लिए पार्क्स हैं और कुछ बेसिक नीड जो हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो आसपास हों, सड़कें बहुत अच्छी हों और आधारभूत सुविधाएं उस बिल्डिंग में भी हों और जी आगे आने वाले टाइम में को देख करके उस बिल्डिंग को अगर डेवलप किया जाए जी तो वर्तमान में भी सारी सुविधाएं मिलेगी और आगे भी आने वाले टाइम में भी वहाँ रहने वालों को, रहवासियों को कोई समस्याएं सामने नहीं आएगी। जी दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि आमतौर पर जब घर चुनने जाए जगह को किस तरह से चुनाव करें? जगह का चुनाव की जहाँ तक बात है, जयपुर एक इतनी बड़ी सिटी हो गई है कि यहाँ ज़मीनों के भाव और मकान फ्लैटों के भाव एरिया वाइज अलग अलग हैं। जी तो जगह का चुनाव हर आदमी चाहेगा कि बेहतर जगह तो मेरी जाऊं, बेहतर लेकिन जगह हो जहाँ मैं किफायत- वर्किंग मेरा प्लेस है, ऑफिस है या कारोबार है, उसके नज़दीक हो। लेकिन हर जगह तो ये संभव नहीं हो पाता है। फिर भी वो ये कोशिश करता है कि लोग जो स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात की सुविधा है, वो प्रॉपर हो उसके साथ आसपास में, बच्चों के लिए स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके और प्लस अपने वर्किंग प्लेस को की डिस्टेंस को, इन सब चीज़ों को देख करके वो चीज़ें तय हितेश करता है। इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? किसी के लिए कोई घर खरीदना चाहता है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, लोकेलिटी की बात की जाए, उम्दा होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। सर एक्चुअली घर अगर खरीदना अपन चाह रहे हैं तो हमारी जो संस्था है क्रेडई, उसका एक सर्वे आया था कुछ सालों पहले जिसने ये रिपोर्ट हमें दी कि इंडिया में 91% लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में घर एक ही बार खरीद पाते हैं, उनको दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो 2 घर खरीद सकें। जी मेरा ये मानना है कि ये फैसला ऐसा है जो बहुत सोच समझ के, शांत दिमाग से और सही निर्णय होना चाहिए। इंसान को अपने बजट को देखना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हालांकि बिल्डर के और डेवलपर के हाथ में नहीं है, सरकारी डेवलपमेंट पार्ट का हिस्सा है, लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो बजट है वो उसमें फिट होता है कि नहीं होता है। अगर आपके बजट में वो फिट हो रही है तो आप चाहेंगे ऑफिस के पास में लेना। लेकिन व्यूवर को ये जानना चाहता है कि क्या जो परमिशंस होती है आमतौर पर वहाँ दी जाती है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होता है, सुविधाएं पहले से हो, डेवलप्ड एरिया हो, नहीं ऐसा या फिर नहीं है। इसमें कहीं कोई जो बदमाश लोग होते हैं वो कुछ चूक कर जाते हैं? एक्चुअली इसमें देखिए, सरकार का जो नियम है वो ट्रांसपोर्टेशन या सुविधाओं से लिंक नहीं है, उसका लिंक सरकारी मास्टर प्लान से है। उसमें 3 सेक्टर हैं, U1 आप ये U2। मानते हैं कि मास्टर प्लान वाली जगह तो कम से कम डेवलप किया जाना चाहिए और डेवलप करने से डेवलप पहले किया- आप अपने ग्राहक को मास्टर प्लान के डेवलप बारे किया में तो जाना बताएं। चाहिए और कस्टमर को अगर आपको सुविधा पहुंचानी है तो सरकार को वर्टिकल डेवलपमेंट को बहुत सपोर्ट देना पड़ेगा। जी आप दूर दूर तक कॉलोनियाँ बसाएं, उससे अच्छा है कि आप जो कॉलोनियाँ हैं उनमें ज़्यादा बड़ी बिल्डिंगें अलाउ करें ताकि ज़्यादा लोग शहर के अंदर और आसपास रह सके अपने व्यापार से। गोपाल गुप्ता जी, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए, फैलता जा रहा है, काफ़ी दूर तक बस चुका है और सालाना अगर ज़रूरतों की बात की जाए तो अमूमन 50,000 से 1 लाख के करीब नए घर बनते हैं। लेकिन वो घर क्या रहने के लिए किफ़ायती होते हैं? पहली बात, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि ज़्यादा 60% के आसपास बिल्डर्स उन मकानों को बेचते हैं और जिनमें से 20 से 30% ऐसे होते हैं जो ग्राहक ठगे जाते हैं। देखिए, ठगने की बात का जहाँ तक प्रश्न है, अपने पूरे जीवन के गाड़ी पसीने की मेहनत की कमाई वो निवेश करने जा रहा है, उसका दायित्व तो खुद का भी है जी कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जिस ज़मीन पे बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका टाइटल चेक करें, बिल्डिंग क्या लोकल अथॉरिटी नगर निगम JDS से अप्रूव्ड है, जो वादा कर रहा है बिल्डर उसका जानने का पूरा अधिकार है कि उसमें क्या लगाओगे, कब परमिशन दोगे, डीले पर क्या प्रावधान है, ये उसके अधिकार है। जी अभी बात चल रही थी वो कहाँ खरीदे। हमारे यहाँ ग्राहक जब आता है उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसमें हमारे 5-6 प्रश्न बने होते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी आय कितनी है, ऋण आपको कितना मिलेगा, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आप नौकरी कहाँ करते हैं। जी अकॉर्डिंगली हम उनको सुझाव देते हैं कि आपके लिए ये साइट अनुकूल है, ये आपके बजट में है, यहाँ से ऋण आपका अनुमोदित हो जाएगा। उसके बाद पूरी हमारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हम दिखाते हैं और हमारी एक कोशिश होती है पूरी कि जब तक कोई प्राकृतिक कारण नहीं हो, फोर्स मेजर जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल हो, जी तब तक जो वादा हमने किया, जो टाइम हमने दर्शाया, बताया ग्राहक को, उसके अंदर हम ग्राहक को परमिशन दें। परमिशन देने के बाद 1 साल तक हम कोशिश करते हैं कि जो हमने
उसको प्रेमाइसिस दी है, उसका रख रखाव भी देखें, जी चेक करें, उसके कोई शिकवे शिकायत आते हैं उसको दूर भी करें, जी क्योंकि नया नया व्यक्ति जब आता है उसे पता नहीं कि नल लीकेज हो रहा है, कहाँ ठीक कराना है, जी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, कहाँ दूर करनी है। इन सब में हम ग्राहक को मदद करने की चेष्टा करते हैं। यही कारण है कि 40 साल से ये वो टिप्स हैं जिनके जरिए आप बेहतर घर की तलाश जो करना चाहते हैं वो पूरी कर सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में अभिमन्यु जी कसाना जुड़ चुके हैं। आप आर्किटेक्ट हैं, लैंडमार्क्स बिल्ड स्टेट से जुड़े हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे कि अगर एक घर का डिज़ाइन देखा जाए तो आप घर चुनना चाह रहे हैं तो पहले क्या देखें बाहर से? देखिए, आजकल की जैसे डिज़ाइन किया जाता है किसी भी मकान को या किसी भी फ्लैट्स को, हमेशा जो भी कोई परचेजर होता है वो हमेशा ये चाहेगा कि उसे अच्छी प्लानिंग मिले, अच्छे स्पेसेस निकल के मिले। एक वास्तु ऐसा फैक्टर है जो हमेशा वास्तु को भी फॉलो करना चाहेगा। जी। और जो टॉयलेट्स हैं, किचन है, वो पहले एक ऐसा टाइम था कि बिल्डर किसी भी गली में कुछ भी खड़े कर देते थे तो बेच देते थे। लेकिन आजकल का जो एक क्लाइंट है वो खरीदने से पहले हमेशा 10 बार सोचा, क्योंकि क्लाइंट स्मार्ट हो गया आज। एग्जैक्टली तो हर चीज़ को पहले इंटरनेट पे स्टडी करेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ क्या क्या डेवलपर्स दे रहे हैं। लाइक स्विमिंग पूल है, एडेड सर्विसेज हैं कि भाई हाँ 5 साल तक का आपको बैकअप दिया जाएगा, ये जो कोई सैनिटरी या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम गारंटी देते हैं। इन सारे फैक्टर्स को देख के ही आज कोई खरीदने जाता है। और प्लानिंग भी चीज़ें हैं, वास्तविक चीज़ें हैं, अकॉर्डिंग टू द फैमिली। कई लोग लेते हैं कि 2 BHK इज बेटर, 3 BHK इज बेटर। और फिर स्पेसिंग तो खैर सबसे ज़रूरी है, विद द वेंटिलेशन और लाइटिंग के साथ साथ प्रॉपर। तो ये वो सब ज़रूरतें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा, तभी जाकर आप बेहतर आशियाने की तलाश कर सकते हैं और वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। मुकेश जी, जैसा कि जिक्र किया जगह का, जी जगह खाली रहना, जगह अधूरी छूट जाना, क्या ये भी वास्तु फैक्टर्स होते हैं किसी जगह के लिए? जी बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज के समय में जो हमारे बिल्डर साथी जो हैं उनकी एक प्रवृत्ति हो गई कि 1-1 इंच की जो जगह है उसको कवर करना वो चाहते हैं, और जहाँ वो 1-1 इंच कवर करने की जहाँ प्रवृत्ति आती वहीं पे जाके घर का वास्तु बिगड़ जाता है। जो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जिस घर में जल और अग्नि का सामंजस्य है वो घर रहने के हिसाब से सबसे उपयुक्त है, जी। और जिस घर में जल और अग्नि का सामंजस्य नहीं है वो वास्तु के अनुसार रहने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। किस जगह पे किस दिशा में जगह छोड़नी है, किस दिशा में हैवी कंस्ट्रक्शन करना है, किस दिशा में लाइट कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि बिल्डर्स की एक अपनी लिमिटेशंस है, उनको उस जगह का मैक्सिमम यूज़ करना है, तो वो वास्तु को चाहते हुए भी वो 100% जो है उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये हमने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है जो कि बहुत गलत है। वो देखना चाहिए। कृष्णा कोरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से हैं। बताएं कृष्णा जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर आपको बधाई, आपके अच्छे चैनल को ही बधाई। शुक्रिया सर। क्या आपने जब कोई भी किसी चीज के लिए आपने उठाया तो उसका वो बहुत मतलब काबिल तारीफ होता है, और आज भी आपने ये बहुत ही अच्छा दिया सर। मैं तो इसमें 2 ही बात कहूंगा। पहली सर जी, कि अपने पास जयपुर शहर के अंदर प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी के बस में तो है ही नहीं। देखो आपको घर की बात बताऊं। जी। दूसरी सर आप ये देख लो, जो अभी मैंने खुद ने एक प्लॉट का सौदा किया हुआ, आज तक उलझा हुआ है कि एक व्यक्ति के पास आज तक नहीं सुलझ पाया। तो सर ये जो आपने दिया ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हो आप, वास्तु के हिसाब से भी दे रहे हो और बिल्डर की जानकारी। सर आजकल कानून नाम की तो कोई चीज रही नहीं, तो बिल्डर का भी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं जी। और ना ही किसी से अपन जैसे मान लो अगर किसी के खिलाफ अपन मुकदमा भी दर्ज करें या अपन ऐसी कार्रवाई होती है तो बिल्डर की ऑलरेडी इतनी सेटिंग होती है, वो अपनी सेटिंग के बदले से बाहर आ चलिए जाता कृष्णा है। जी हमारे साथ सभी एक्सपर्ट हैं इस पैनल में, सबसे पूछेंगे कानूनी पहलुओं पर किस तरह से गौर किया जाना चाहिए, अगर कोई खामी है तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे किसी भी बिल्डिंग के कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक के बाद। आज एक आम आदमी के लिए एक तरीके से सपना हो गया है कि वो पूरी तरह से क्लियरली जिस ज़मीन को वो खरीदे वो ज़मीन उसकी बन पाए और उस पर वो अपना आशियाना बना के रह सके। तो बिल्डर पूरी जानकारी नहीं देते हैं, आधी जानकारी दे के और वो लोगों को गुमराह कर देते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो उन्हें अपना पैसा डूबा हुआ नजर आता है।
राजस्थान की स्थिति हमें उधर जाके दूसरे लोगों से सुन के हमें भी मालूम चला कि राजस्थान की स्थिति दूसरे स्टेट से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे वन विंडो जब वो कहते हैं तो यहाँ पे वन विंडो सिस्टम है। बाकी बेसिकली प्रॉपर परमिशन, फास्टर परमिशन मिलनी चाहिए और बिजली, पानी, ज़मीन की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत है। उसमें जागरूकता लाने के लिए क्रेडाई राजस्थान की ओर से हम लोग ने कोड ऑफ कंडक्ट हमने लागू किया हुआ है। उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हमने सभी वो पॉइंट्स रखे हुए हैं जिसमें लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो कि कैसे हमको डील करनी चाहिए, कैसे हमको रुपया देना चाहिए, कैसे हमको किस बिल्डर से बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, उनकी जानकारी पूरी करनी चाहिए। ऐसे हम जालसाजी से उनको बचाया जा सकता है और उनको कस्टमर्स को खुद को जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये काम नहीं रुक सकता। आज हमारा सवाल आपसे था कि क्या सरकारी नीतियों ने अपने घर का सपना मुश्किल कर दिया है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। कॉलर हमारे साथ हनुमानगढ़ से सुनील शर्मा जी जुड़े हैं। सुनील जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपकी इन महिमा का कायल हो चुका हूँ। आज फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर, बताएं। सर जी मेरे 2-3 सवाल हैं। आज पहला सवाल तो ये है कि आज से कुछ साल पहले यानी 20 साल पहले एक मकान खरीदा जी, यानी खाली प्लाट, जिस पे कब्जा हमारा कम से कम 15 साल से था जी। उस समय 100 के स्टाम्प की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। 100 के स्टाम्प पे वो किसी ने खरीदा, उसने आगे हमें बेच दिया 100 के स्टाम्प पे ही जी। आज जब मकान बनाने लगे कुछ 1 महीने पहले तो उसका पोता आया और उसने केस कर दिया। उसका क्या सोल्यूशन होगा जी। नंबर 2, आज हम नया मकान बनाते हैं और जो भी सीमेंट ISI मार्का के लेके आते हैं जी। लेकिन वो कुछ ही महीने बाद वो फिर उखड़ने लग जाती है, उसका क्या सोल्यूशन है। और नंबर 3, जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके पास क्या ये जो आजकल तो बीच में भाग जाते हैं, कानून तो है नहीं कोई, उनके हम उन्हीं कानूनी पेचीदगियों की बात कर रहे हैं। सुनील जी शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए। गोपाल गुप्ता जी, जैसा कि कॉलर की अवेयरनेस के लिए पहली बात कि अगर कोई लैंड डिस्प्यूट है तो उसका कैसे पता चल सकता है खरीदने के वक्त। देखिए, पहली बात तो कानून की बताएं, हम बिल्डिंग बायलाज बने हुए हैं। जयपुर की बात करें कि उसमें 5 टेबल का प्रावधान है। टेबल 1 खुद के आवास के लिए, टेबल 2 फ्लैट निर्माण के लिए, टेबल 3 ग्रुप हाउसिंग के लिए जी, टेबल 4 संस्थागत निर्माण के लिए और 5 कॉमर्शियल निर्माण के लिए। उसका भू आच्छादन कितना होगा? 35%, 30% ये प्रावधान किया हुआ है। टोटल उस पर कितना निर्माण कर सकते हैं ये प्रावधान उसमें है जी। ऊंचाई सड़क का डेढ़ा होगी ये प्रावधान भी है। अब बिना अनुमति के जो निर्माण करते हैं वो इनकी अवहेलना कर सकते हैं, अन्यथा जो बिल्डर निरंतर काम करना चाहता है वो बिना अनुमति के निर्माण नहीं करेगा, निर्माण करने के दौरान वायलेशन नहीं करेगा। ये इसलिए मैंने कहा कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे साथी ने कहा, हनुमानगढ़ वाले ने, देखिए 2 तरह उनके सामने जो लैंड डिस्प्यूट है क्या उसके बारे में आप बताना चाहेंगे, किस तरह से दूर कर सकते हैं? 2 तरह के टाइटल होते हैं। एक कृषि भूमि जी, कृषि भूमि में ये डिस्प्यूट आता है कि जमाबंदी देखी आपने, रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया जी, वहाँ पर रामलाल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन पता लगता है 20 साल पहले उसके दादा पोता ने बेचा, लेकिन उसके जो इनहेरेंट पीढ़ियाँ थी उन्होंने उस पर साइन नहीं किए। तो जो आपकी प्रॉपर्टी इनहेरेंट होती है, वंशानुगत होती है, उसमें ये दिक्कत आती है कृषि भूमि के अंदर। जहाँ तक शहरी भूमि का प्रश्न है उस सबका रिकॉर्ड UIT, नगर निगम, नगर पालिका, JDM होता है। अभी क्रेता जब 100 रुपये की सब्जी लेके आता है वो चेक करता है बासी है ताजी है, तोल 900 ग्राम तो नहीं है। जब 20 लाख का फ्लैट खरीद रहा है वो क्यों चेक नहीं करता है कि टाइटल क्लियर है कि नहीं है? जी बिल्कुल अहम सवाल है ये कि क्यों आप लोग जब किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं उस दौरान पूरी पुख्ता जो जांच है वो नहीं करते। हितेश जी, कानूनी पहलुओं की बात आ रही है, आप बताना चाहेंगे और किन कानूनी पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए किसी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त? प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आप ज़मीन और फ्लैट 2 प्रकार की चीज़ें हो गई। फ्लैट से मेरा मतलब फ्लैट या दुकान या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हो सकती है। आप इतना सा कर सकते हैं कि सब रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट के पास में एक 200-250 की पर्ची कटती है, आप उसे कटा के ये चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी किसी और को बेची तो नहीं गई है, वो एक दिन में पता पड़ जाता है जी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आजकल हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है।
नई सरकार का ये सबसे बड़ा टारगेट है कि हर चीज़ डिजिटल कर दी जाए। हमारी वेबसाइट है mca21.gov.in, उस पर आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने ज़मीन कहाँ गिरवी कर रखी है जो आपको बेच रही है। 5 मिनट में आपको पता पड़ जाता है कि कंपनी ने ज़मीन गिरवी कर रखी है कि नहीं कर रखी है। कोई भी आम आदमी 5 रुपये खर्च करके और 250 रुपये खर्च करके और 100 रुपये में आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से पता कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि आपको 1-2 दिन 3 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। कस्टमर ये सोचे कि मैं सिर्फ सस्ता खरीद लूँ, कि जो सबसे सस्ता बेच रहा है वही सबसे अच्छा है और उससे जाके खरीद लूँ, उससे काम चलेगा नहीं। जो जेडीए से अप्रूव्ड प्रॉपर्टियां हैं वो थोड़ी महंगी मिलेंगी, धोखे से बचना है तो सावधान रहना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। सबसे सस्ता सबसे अच्छा होता है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा एटीट्यूड। चलिए, मदन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर हैं, बादशोड़ा से हैं हमारे साथ। बताएं आपका क्या कहना है। सर नमस्ते। नमस्कार सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार का प्रोग्राम चलाया है। शुक्रिया सर। सर मेरा सवाल पंडित जी से है जो यहाँ पर आपके शो में विराजमान है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो प्लाट है 70/30 का है और उस प्लाट का जो है रास्ता जो है पूर्व में है जी, पूर्वाभिमुख है यानी कि जी, और उसके यानी कि पूर्व में 10 फीट बाद लेटरिन का टैंक है प्लॉट की शुरुआत के बाद, और उसके 10 फीट बाद मेरी ट्यूबवेल है। तो ये वास्तु दोष में आता है या नहीं आता है? आता है तो इसका निवारण क्या है? पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम सुबह भी देखता हूँ, बहुत अच्छा आता है, और सुबह भी कॉल करता हूँ, आपके लग नहीं पाता है। मैं आपका वास्तव में फैन हूँ। देखिए मदन जी, वास्तुशास्त्र ये कहता है पूर्व दिशा में यदि आपका मकान है, जल का जो कोण, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो बताया गया है, वास्तुशास्त्र कहता है पूर्व उत्तर का कोना, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक सबसे शुभ माना गया है। वहीं यदि आपका पूर्व दक्षिण की तरफ आग्नेय कोण के अंदर यदि वाटर टैंक चला जाता है तो वो बहुत घातक परिणाम देने लगता है, क्योंकि जल और अग्नि का तो बैर है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपका अंडरग्राउंड बोरिंग, इवन आपकी जो बोरिंग है वो भी ईशान कोण में होनी चाहिए। अगर वो साउथ वेस्ट में हो गई तो 7 पीढ़ियाँ आपकी कर्जे में डूबेंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए जो सबसे शुभ बोरिंग हुई अंडरग्राउंड वाटर टैंक, उसके लिए सबसे जो शुभ स्थान वास्तु में बताया गया है वो ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर के कोने के अंदर आप बोरिंग करिए। निश्चित तौर पे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अरविंद जी, कानूनी पहलुओं की बात हो रही थी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि किसी ग्रुप हाउसिंग की बात की जाए तो वहाँ किस तरह के कानूनी पहलुओं का ख्याल रखा जाए खरीदने से पहले किसी प्रॉपर्टी को? ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज का जो उपभोक्ता है वो काफ़ी जागरूक हो गया है और बिल्डर्स भी काफ़ी इंफॉर्मेशंस वहाँ साइट के ऊपर उपलब्ध करवाने लग गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो वो और डिस्प्ले करें या वहाँ अपने ग्राहकों को बताएं। ऐसी कौन सी बातें हैं? जैसे इस भवन का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की कैपेसिटी या उसकी स्ट्रेंथ को लेकर के है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वहाँ कानूनी के साथ साथ अपने ये कह सकते हैं कि जो वहाँ रहने वालों से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। क्या ग्रुप हाउसिंग में ज़रूरी होता है पार्किंग का जो स्पेस है वो प्रॉपर हो, जितने फ्लैट्स बनाए गए हैं उनके मुताबिक हो, पार्क का एरिया हो, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जाए? ये तो होती ही है। ये तो लगभग आज अपन देखें तो अगर जो नक्शे पास होकर के आ रहे हैं वो कागजों में तो वैसे हैं, लेकिन कई दफ़े जो स्पेस वहाँ नक्शे में सोसाइटी रूम दिखा रखा है, बाद में उस चीज़ को बिल्डर जो है वो सोसाइटी रूम वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। वो सारी बातें वहाँ अगर साइड के ऊपर पार्किंग दुकानों में तब्दील हो जाती है। हाँ बिल्कुल होता है, आज भी हो रहा है। इस चीज़ से मैं इनकार करूँगा और शायद ये बिल्डर वगैरह भी शायद इनकार करें, लेकिन आप तो काफ़ी रेपुटेड लोग हैं, ये सब इस तरह नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत बड़ा तबका जो है इस चीज़ से इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों का ये सवाल है कि वहाँ वो एक वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी वो दिए जाए कि यहाँ की जानकारी अगर लेने हो किसी ऑफिसर से तो वो नंबर वहाँ दे दिए जाए तो वो उससे जानकारी ले ले। प्लस एक मैंने कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट में एक चिट्ठी भी लिखी थी कि जो नक्शे वहाँ जेडीए से पास हो रहे हैं या नगर निगम से पास हो रहे हैं उनको डिजिटली आप क्यों नहीं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर दें। तो वहाँ एनक्रोचमेंट करने का या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का जहाँ मामला आएगा वो वहाँ रजिस्ट्री अपने आप ही रुक जाएगी। सरकार की नीतियों पर भी हम लोग कहीं न कहीं कोई न कोई इस तरह की कड़ी ऐसी टूटी भी है बीच में। अब क्यों है वो चीज़ तो आगे बहुत इस पर विचार करने वाली बात है। आर्किटेक्ट की अगर बात की जाए तो कहीं नक्शों का जिक्र होता है, कानूनी पहलुओं का वहाँ ख्याल रखना होता है नक्शों को लेकर। सर, जैसे कि अपने मास्टर प्लान टाउनशिप पॉलिसीज़ हैं
उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रीन एरिया, स्विमिंग पूल, पार्किंग सारी चीज़ें छोड़नी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बिल्डर वो लास्ट एंड पे जाके अगर किसी अपने बेसमेंट को या फिर आउटर स्पेस को किसी दुकानों से या फिर ऐसी किसी चीज़ों से इनक्रोच करता है तो ये उसके खिलाफ में आता है। उल्टा अगर कोई भी आज कोई क्लाइंट खरीदता है और उसे एक पार्किंग लॉट स्पेस दिखाया जा रहा है और वो उसे नहीं दिया जा रहा है तो वो फॉर श्योर अप्रोच कर सकता है जेडीए को, और इसके लिए पूरे नॉर्म्स हैं कि वो अपने जगह के लिए और हक के लिए लड़ सकते हैं। मुकेश जी, किसी मकान में क्या ऐसी त्रुटि होती है कि वो कानूनी पचड़ों में फंस सकता है? देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार दो चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जल और अग्नि का सामंजस्य बहुत ज़रूरी माना गया है किसी भी घर के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए। यदि आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, हम अक्सर विदेशों में भ्रमण करते हैं और वहाँ पे देखते हैं, अभी मैं दुबई गया था थोड़े समय पहले, वहाँ पे अक्सर कर्व लेती हुई बिल्डिंग है, बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बनाई हुई हैं लेकिन कर्व लेती हुई बिल्डिंग है। कर्व यानी कटा हुआ, तो कटा हुआ कोना, वो भी साउथ वेस्ट का यदि कोना कटा हुआ हो तो निश्चित तौर पे ऐसे जो घर का जो स्वामी होता है उसको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो विशेषकर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो फ्लैट ले रहे हैं या आप जो ज़मीन ले रहे हैं वो स्क्वायर हो, आयताकार हो, लेकिन कहीं से कटी नहीं हो, कोई कोना उसका कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चलिए, हमारे साथ इटली से कॉलर जुड़े हैं, राम किरोड़ीवाल जी हमारे साथ हैं। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? राम किरोड़ीवाल जी, लगता है कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। लगातार मकान कैसा हो इसको लेकर बात होगी। अपना सपनों का आशियाना किस तरह से आप बसा सकते हैं सुख के साथ। बने रहिए बिग फाइट में। हाँ, ज़्यादातर अक्सर देखने में मिलता है कि प्रॉपर्टी का जो कारोबार है उसमें ज़्यादातर चीटिंग होती है और ईमानदार प्रॉपर्टी डीलर मिलना इस ज़माने के अंदर, इस दौर के अंदर बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। मल्टी स्टोरेज बन गया तो सिर्फ अपने बिजनेस पर्पज़ के खरीदने के लिए, बेचने के लिए बना रहे हैं लोग बात, ले लेते हैं, बेच देते हैं, ब्लैक